start from the beginning. मैं सारी बातें एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर दूंगा। आज का हमारा काम ये है कि हमने एटीपी के अंदर प्लानिंग क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चंस होता है, 6 to 7 मार्क का होता है। प्लानिंग क्वेश्चंस के अंदर जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है उन्होंने, प्लानिंग क्वेश्चन वाला पार्ट वो 2023 में इंट्रोड्यूस करवाया है, आईजीसीएसई और ओ लेवल दोनों के अंदर। प्लानिंग क्वेश्चंस आपको आईजीसीएसई और ओ लेवल के 2023 और 2024 के पास पेपर्स में मिल जाएंगे सारे वेरिएंट्स में। और ये जो फाइल प्रोवाइड की थी कैम्ब्रिज ने ओ लेवल के लिए, इसके अंदर 6 क्वेश्चंस और हैं। इस फाइल के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 हम पहले से मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक अभी हम आज प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आईजीसीएसई और ओ लेवल के 2023 और 2024 के जो पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। जब भी आपने प्लानिंग क्वेश्चन करना है तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी एबल टू डू, दीज आर द स्किल्स दैट यू मस्ट हैव। बट ये देखो कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे टोटल, एक दो, कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 की 9 चीजें आपको नहीं करनी होंगी। मोस्टली एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर इन्हीं में से कुछ बुलेट पॉइंट्स उठा के वो आपको क्वेश्चन के एंड पे देंगे, विच मीन्स दैट यू ओनली नीड टू फोकस ऑन दोज पार्ट्स एंड उनको आपने काउंट करना है उन चीज़ों को। उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स को देखना है और कुछ उसमें एक दो चीज़ें एडिशनली फिर यहाँ से और ऐड करनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना आना चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे ये वो बताना चाहिए कि कितनी सेट ऑफ रीडिंग्स होनी चाहिए, 5 सेट ऑफ रीडिंग्स, 6 सेट ऑफ रीडिंग्स, व्हाटएवर। टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स की चॉइसेस, प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस और हैजर्ड्स और रिस्क्स को असेस करना, रिजल्ट्स को टेबल में कैसे देना है और ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है ये बताना, ग्राफ को या टेबल के रिजल्ट्स को देख के कंक्लूजन निकालना या प्रिडिक्शन को इवेल्युएट करना कि कोई चीज़ प्रिडिक्टेड थी और उसको इवेल्युएट करना कि वो प्रिडिक्शन सही थी या गलत थी ये चीज़, या फिर कंक्लूजन निकालनी तो कंक्लूजन कैसे निकालनी है। You don't have to make a conclusion, you have to tell the examiner how the conclusion will be drawn from the data। ठीक है, और प्रिडिक्शंस करना रिजल्ट्स के बारे में। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपकी थ्योरी से थोड़ा सा रेलेवेंट है, नोन है, तो उसके अंदर कुछ रेलेवेंट प्रिडिक्शंस यू शुड बी एबल टू डू, कि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड किस तरह के होंगे, ये सारी चीज़ें। अब ये टोटल 9 पॉइंट्स है, लेकिन आपका क्वेश्चन होता है 6 से 7 नंबर का, तो उसके अंदर आपको उसी हिसाब से मार्क्स देने, और जो क्वेश्चन के अंदर बुलेट पॉइंट्स दिए होंगे आपने स्पेसिफिकली उसको फोकस करके और उसी ऑर्डर में आंसर करना है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ ये जो प्लानिंग क्वेश्चन वाली फाइल है, इसके अंदर क्वेश्चन वन और क्वेश्चन 2 जो है वो पहले मैं करवा चुका हूँ। अभी हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये जरूरी नहीं है एटीपी में कहीं भी कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे करवाया गया हो वो आपको पहले से सारा एक्सपेरिमेंट याद हो, ऐसा नहीं होगा। कॉमन सेंस यूज करके और बेसिक नॉलेज यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल सी कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 6 वैलिड पॉइंट्स यू हैव टू मेक। सही है, लेकिन उनमें से 4 पॉइंट्स तो वो यहीं से आएंगे, या इनमें से कोई एक चीज ऐसी भी होगी जिसके हो सकता है 2 पॉइंट्स हो। सपोज करो इसका 1 नंबर हो, इसका 2 नंबर हो, इसके 2 नंबर इसके हो, फिर उसके बाद 1 नंबर आपको, हो सकता है 5 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाए प्लस एक कोई एडिशनल पॉइंट आपको देना पड़े। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एवरी टाइप ऑफ प्लानिंग क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे प्लानिंग करनी है, लेट्स फोकस ऑन दिस वन। ठीक है, नॉट एवरी क्वेश्चन इज अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप, समटाइम्स दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट। So let's read this particular question and then focus on how we are going to solve this. Ready है सब? Recording हमारी चल रही है, everything is I think fine. Let's start. Converging lens, you are aware of what converging lenses are. Converging lens है जो कि different thicknesses और focal lengths के होते हैं। ठीक है, so they come in different thicknesses and उनकी thickness के ऊपर उनकी focal length भी depend करती है। Now if you studied theory, you know what a focal length of a lens is. The focal length can be calculated if u जो कि ऑब्जेक्ट से लेके लेंस का डिस्टेंस होता है, ये भी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, और v जो कि इमेज से लेके और लेंस का डिस्टेंस होता है, इन दो चीज़ों को पता हो आपको, तो u और v का ये फॉर्मूला यूज करके, यानी कि u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी
जी मैं स्क्रीन रीशेयर कर देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, मरियम नजर आ रही है स्क्रीन आपको? सो यू और वी का ये फॉर्मूला यूज करके आप एफ निकाल सकते हैं। डू यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला? नहीं, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूलाज फॉर एटीपी एट ऑल। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लाइक वेरी बेसिक थिंग जैसे डेंसिटी या रेजिस्टेंस वगैरह के होगा। बट ये फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी थ्योरी का पार्ट था। कुछ टीचर्स थ्योरी में भी पढ़ाते हैं, कुछ किताबों में थ्योरी में भी लिखा होता है, बट अगेन यू डोंट नीड टू नो इट नाउ। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके वो कह रहे हैं कि आप निकाल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब कह रहे हैं आपने एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एफ। टी क्या है? लेंस की थिकनेस है, और एफ क्या है? फोकल लेंथ है, जो कि इस डेटा से आएगी। तो एफ डायरेक्टली तो आप मेजर नहीं कर सकते, एफ आप यू और वी की मेजरमेंट करेंगे और टी की मेजरमेंट करेंगे। यू मेजर करेंगे, वी मेजर करेंगे, टी मेजर करेंगे। यू और वी की मेजरमेंट से एफ आएगा, टी आप डायरेक्टली मेजर कर लेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में आपने रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि टी को इंक्रीज करने से एफ इंक्रीज होता है या टी को इंक्रीज करने से एफ डिक्रीज होता है, वाइस वर्सा, व्हाटएवर, वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन टी और एफ जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अपरेटस जो अवेलेबल है पहले तो उसका बता रहे हैं। आपके पास एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है कि आपके पास एक रे बॉक्स टाइप होता है, यानी कि एक सपोज कर लो आपके पास एक बॉक्स होता है, इमेजिन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक लैंप रखा हुआ होता है, सही है? और कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर, सो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर लैंप रखा हुआ है। सो बट द कार्डबोर्ड बॉक्स इज क्लोज फ्रॉम एवरीवेयर। सिर्फ यहाँ पे लैंप के अंदर एक एरो की शेप में यूजुअली आप एक कटआउट बना देते हैं। तो ये जो एरो कटआउट हुआ हुआ है, यहां से जब लाइट निकलेगी तो दिस एरो इज माय इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, इसको आपने एज एन एरो ही दिखाना है, कार्डबोर्ड पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ लेंसेज, सो यू हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट लेंसेज जिनकी डिफरेंट थिकनेसेस हैं। एक लेंस होल्डर दिया हुआ है। लेंस होल्डर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि लेंस को आप जमीन पे ऐसे टेबल पे ऐसे नहीं रख सकते, ये तो लेंस ये गिर जाएगा। तो लेंस होल्डर इस तरह से होता है, इस तरह से लेंस होल्डर मिलते हैं। ठीक है, या मोस्टली क्या होता है उसके अंदर एक लाइक इट्स दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लास्टिक की बनी होती है, वुड की बनी होती है, उसके अंदर आप लेंस रखते हो तो लेंस गिरता नहीं है इधर या इधर, लेंस को होल्ड करने के लिए बना हुआ होता है। स्क्रीन, स्क्रीन कुछ भी नहीं है, एक लिटरली एक पीस ऑफ पेपर हो सकता है, या जो आपने सस्पेंड किया हुआ वर्टिकली, और जस्ट अ वाइट पीस ऑफ पेपर। ज्यादातर पूरी पूरी वाइट होती है, लेकिन कभी कभार ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी हो तो उसका फायदा होता है। ठीक है, तो स्क्रीन आपको दी हुई है। मीटर रूल दिया हुआ है, यू नो व्हाट यू गोना यूज मीटर रूल फॉर। 30 सेंटीमीटर का रूलर दिया हुआ है, अगेन व्हाट आर यू गोना यूज दैट फॉर? दोनों चीजों को ऑलमोस्ट सेम। टू रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स, टू रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक्स विद द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ईच ब्लॉक longer than the diameter of the lens। तो ये आपको ब्लॉक्स क्यों दिए हमें, इस बात को भी समझना जरूरी है। ब्लॉक्स के ऊपर हम चीजों को यूजुअली जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपने परफॉर्म नहीं करनी, इसके प्लान करना है। ठीक है, ब्लॉक्स जो है वो किस तरह बिहेव करेंगे? ब्लॉक्स इस सेंस में बिहेव करेंगे कि आप जो है ना चीजों को थोड़ा सा रेज करके रखते हैं। ब्लॉक्स का एसेंशियली मकसद ये होता है कि चीजें जो है वो टेबल के ऊपर सारी सेम लेवल के ऊपर। ब्लॉक्स का ये मकसद होता है, ताकि चीजों को रेज करना है या टेबल पे रखना है उस हिसाब से उसको यूज करने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको जो मेन पॉइंट्स दिखाया जो आपको पता होने चाहिए, ये बातें आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। दिस इज द, if like it was a 10 mark question or 9 mark question you would write all of this stuff, but your question is 6 marks। तो 6 बातें यहाँ पे आएंगी, उसमें से 6 पॉइंट्स होंगे, लेकिन उन्होंने जो आपको 4 पॉइंटर्स पहले दिए, फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, सो ड्रॉ डायग्राम टू शो द अरेंज। सो पहला काम है डायग्राम दिखानी है, जिससे आप यू और वी को लेबल करेंगे और यू और वी को कैसे मेजर करना है उसमें सारी चीजें मेंशन होगी। देन how you would do the investigations, how you would do the investigation including the measurements that you would take। ठीक है, सो कैसे स्टेप्स क्या परफॉर्म होंगे इस पर बात करना है। अब ये वाला जो स्टेप है इसके मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। हाउ यू वुड डिटरमिन द थिकनेस ऑफ द लेंस, अगेन ये आप 1 सेकंड में बता सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग में जब आप
टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर अपनी रीडिंग्स नहीं डालनी होती, टेबल के अंदर सिर्फ कॉलम हेडिंग्स बनानी होती हैं, और कॉलम हेडिंग के अंदर आपको जो आपने क्वांटिटीज लिखी होती है उसके साथ में यूनिट्स भी डालने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यू मे ड्रॉ एड अ डायग्राम टू फिगर 3.1 टू हेल्प योर डिस्क्रिप्शन। हम अपना पूरा नया डायग्राम स्क्रैच से बनाएंगे। उसके अलावा और क्या बातें हम यहाँ पे करेंगे? ठीक है, प्रोबेबली हम यहाँ पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बातें कर सकते हैं। तो उन्होंने जितनी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, पहले तो इन 4 चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली विल बी एबल टू स्कोर द फुल मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम अभी यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, सब रेडी हो? अब पहली चीज आपको बनाना है डायग्राम। और डायग्राम जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यहाँ पे होना चाहिए, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे आप डायग्राम? गिव मी अ मिनट, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें ऑब्वियसली आपके पास लेंस बना हुआ होगा, लेकिन लेंस कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो लेंस को किस तरह दिखाएंगे? लेंस किस तरह से पड़ा हुआ होगा? लेंस जो है वो लेंस होल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट शो अ लेंस होल्डर, सेंसिबली ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर लेंस एंड दिस इज योर लेंस इनसाइड द लेंस होल्डर। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट बनाना है और एक तरफ स्क्रीन बनानी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट आप जो है वो इतनी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। जस्ट ड्रॉ एन एरो एंड दैट शुड बी इनफ। कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट इसके मिडल से अलाइंड हो, और फिर स्क्रीन का भी जो मिडल हो वो लेंस के मिडल से, एवरीथिंग शुड बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ताकि जो है वो चीजें आपके लिए बेहतर हो। बाकी अगर आप वाकई इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट पूरा बनाना चाहते हैं तो मोस्टली क्या होता है फिर, एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू यूज अ बॉक्स, यू कैन जस्ट हैव अ कार्डबोर्ड जिसके अंदर से कटआउट बना हुआ एरो का, और एरो के पीछे जो है वो उसके पीछे जो है वो लाइट रखी हुई हो। ठीक है, सो लाइक दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू एज वेल। बट इट्स मच बेटर कि लाइट इधर उधर स्पिल ना हो, तो ये पूरा बॉक्स ही बना हुआ हो तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वी वांट द रूम टू बी यूजुअली डार्क, ताकि लाइट जो है वो कम से कम हो रूम के अंदर, और जो वाहिद चीज इल्यूमिनेटेड हो हमारी वो स्क्रीन और हमारा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सो दैट्स माई ऑब्जेक्ट एंड दैट इज माई लेंस। इसके बाद आपको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ यू जस्ट ड्रॉ एन एरो इट इज फाइन, बट आई एम जस्ट गोइंग इनटू डिटेल टू जस्ट गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम एक्चुअल लैब में नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली, दीज आर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बेहतर आइडियाज देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन कहाँ पे बनेगी? ऑब्वियसली स्क्रीन आप यहाँ पे बना लोगे। ये आपकी स्क्रीन होगी। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी हुई नजर आ रही होगी। इफ यू हैव स्टडीड लेंसेज यू नो के इस पे प्रॉब्ली एक इन्वर्टेड इमेज जो है वो बनी हुई नजर आ रही होगी, राइट? बट इट डजेंट मैटर, मतलब जैसे मर्जी बनाओ, इट डज नॉट रियली मैटर एट ऑल। ये सिर्फ आपको कुछ चीज़ें पता हैं ऑलरेडी आती हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स वगैरह का प्रॉब्ली जो है वो इस्तेमाल करके चीज़ों को उस पे लाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, लाइक ब्लॉक्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ब्लॉक्स को एक लेवल पे लाने के लिए आप कोशिश करेंगे चीज़ों को, तो आपकी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है जी, मोर इम्पोर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मार्क यहाँ पे सबसे पहले करनी है वो क्या है? वो ये डिस्टेंसेज है। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ऑल क्लियर? मैं जरा बॉक्स के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक्स उन्होंने हमें किस तरह से दिए थे, उनका इस्तेमाल क्या था। Two rectangular blocks with the longest side
of each block longer than the diameter of the lens. ठीक है, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर हम चीज़ों को जो है वो एसेंशियली क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई माइट बी यूजिंग लेट्स से वन ब्लॉक टू सपोर्ट द स्क्रीन। ठीक है, अब मैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और यहाँ पे लेबल करने लगा हूँ। ये मेरी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये होल्डर है, ये सारी चीज़ें। एक ब्लॉक आई थिंक यहाँ पे काफ़ी है, वी डोंट नीड टू ब्लॉक्स और एनीथिंग लाइक दैट। आई थिंक एक ब्लॉक के साथ भी स्क्रीन सपोर्ट हो सकती है। ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि हमारा कार्डबोर्ड के अंदर है तो इट्स काइंड ऑफ ऑलरेडी सपोर्टेड। तो एक ये सेंसिबल डायग्राम बन गई। इट वुड बी इवन बेटर इफ यू जस्ट गो वन स्टेप फर्दर एंड शो कि आप ये चीज़ें किस तरह से मेजर करेंगे। बट आई थिंक इट्स प्रीटी फाइन कि अगर हम जो है वो ना भी बनाए तो इट्स ओके। आप यहाँ पे बता देंगे बाद में अपने प्रोसीजर के अंदर कि मीटर रूल के थ्रू या 30 सेंटीमीटर रूलर के थ्रू आप क्या चीज़ करेंगे, मेजर कर लेंगे ये वी और यू वाले डिस्टेंसेस। ठीक है, तो डायग्राम आपने बनाना था, आपको एक मार्क इस डायग्राम का मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। तो आई मीन इतनी डिटेल बहुत है, इट्स मोर देन एनफ। वी और यू को लेबल करना था, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। वी और यू कितना बड़ा है उसकी थ्योरी में भी घुसने की जरूरत नहीं है, इट्स एनफ। अब मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, मेथड पे बात करनी है तो मेथड के अंदर टी की मेजरमेंट तो बाद में आएगी, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रीटी इजी, वो बाद में आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फोकस नहीं है तो हम नहीं जाएंगे उसके ऊपर। जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं पहले हम उनके ऊपर ही फोकस करेंगे। हाउ वुड यू डू द इन्वेस्टिगेशन? सही है। अब इसके अंदर आपको लेंस के एक्सपेरिमेंट के बारे में एक छोटी सी बात ऑब्वियसली पता होनी चाहिए कि जब इमेज फॉर्म होती है तो हमें कैसे पता लगता है कि देखो ये डिस्टेंसेस एडजस्ट करने होंगे। ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहा हूँ या लेंस को ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन को। सो आई हैव टू मूव लाइक दिस थ्री थिंग्स एट वंस एंड देन आई हैव टू स्टॉप समवेयर टू डिसाइड कि अब यहाँ पे मेरे पास इमेज बन गई है। तो मेन पॉइंट क्या है, लाइक वेयर डू स्टॉप, वेयर डू वी स्टॉप। आप ये जो एडजस्ट करते हैं यू और वी के डिस्टेंसेस, इनको स्टॉप करने के बाद आप कहाँ स्टॉप करते हैं? हाउ डू यू नो व्हेन टू स्टॉप कि यू और वी जो है मुझे यहाँ पे रुक जाना है? व्हेन अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज द थिंग। इमेज शार्प जब लेंस पे फॉर्म हो जाएगी तो आपने इसको रोकना है। ठीक है, तो आप बताओगे। ठीक है, क्या लिखोगे? सेट अप द apparatus एज शोन above. Apparatus. Adjust the distance u and distance v until a sharp image is formed on the screen. Full stop. Now measure the distances using a meter rule. Full stop. हमने मोर और लेस अपना मेथड बता दिया है, राइट? मोर और लेस आपने अपना मेथड बता दिया। Sir, can there be errors while checking if it's a sharp image? I mean, you can't really go wrong with it. जब इमेज एक शार्प फोकस्ड इमेज बन रही होती है तो उसमें कोई एज सच एरर नहीं आता। आप स्क्रीन को आगे पीछे एडजस्ट कर रहे होते हो और शार्प इमेज जब बन जाती है तो बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि एक शार्प इमेज बन गई। सो देयर इज लाइक एरर्स तो यही आ सकते हैं कि आप डिस्टेंस निकालते वक्त आपकी स्क्रीन हल्की सी हिल गई या लेंस थोड़ा सा गलती से हिल गया या आई डोंट नो यू समथिंग मूव्ड, समथिंग स्लिप्ड, और मे बी देयर वाज अ पैरेलैक्स एरर व्हाइल मेजरिंग द मीटर रूल। बट नंबर ऑफ मार्क्स देख के क्वेश्चन को आंसर करना है, बहुत एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देनी।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन को करते हुए मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी मैं जरा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सोच सोच के कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया या इसमें अभी कोई चीज और ऐड हो सकती है? ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन, अब आपसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पूछा तो नहीं है, बट आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि लेंस की जो थिकनेस है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, यानी कि उसको चेंज करने से लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, डिस्टेंस यू और वी चेंज होंगे। सो वी हैव टू मेंशन कि ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट करना है विद डिफरेंट लेंसेज। रिमेंबर वी हैड मल्टीपल लेंसेज, हमारे पास मल्टीपल थिकनेस के लेंसेज मौजूद थे। यू हैव टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताना जरूरी है कि कौन सी चीज को चेंज करके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को रिपीट करना है, क्योंकि एक सेट ऑफ रीडिंग्स नहीं लेनी, हमने 5-6 डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स लेंगे बिकॉज वी हैव डिफरेंट लेंसेज। सो वी आर गोइंग टू से कि शार्प इमेज वाली बात कर दी, यू और वी को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है ये बता दिया, और फिर उसके बाद हमने अब बताना है कि रिपीट दिस प्रोसीजर विद डिफरेंट lenses of different thicknesses, full stop। ये हो गया आपका मेथड, डायग्राम हो गया, मेथड हो गया। ये बेसिकली स्कोर 3 आउट ऑफ मे बी इवन 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के मुताबिक मेथड के 3 मार्क्स थे, सो वी बेसिकली स्कोर 3 मार्क्स फॉर द मेथड, 1 मार्क्स फॉर द डायग्राम। हम 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। अब क्या बात, इस किस चीज पे फोकस करना है? थिकनेस कैसे मेजर करनी है। दिस इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट मार्क्स इन दिस। थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे लेंस की? You already know how thick these lenses are. They're like about this thick. Look at me in the camera. Like they're about this thick. ये जितनी पेंसिल की थिकनेस है इतनी थिकनेस होती है, इससे थोड़ी कम ज्यादा। सो हाउ आर यू गोइंग टू मेजर द थिकनेस ऑफ ईच? थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? अच्छा, आप समझ आइए यहाँ पे। बहुत थोड़ी वियर्ड सी बात मुझे यहाँ पे लगी इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे थिकनेस कैसे मेजर करनी, तो आप कैसे मेजर करेंगे? आई थिंक यू आर गोना यूज अ माइक्रोमीटर और अ वर्नियर कैलिपर। सही बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे वो असेंशली, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस में शायद यहाँ पे मेंशन होता है कि ये एपरेटस अवेलेबल है, और शायद आप एडिशनल एपरेटस भी यूज कर सकते हैं जो कॉमन लेबोरेटरी में अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बात मेंशन नहीं की कि आपके पास इसके अलावा भी आप कोई कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम में माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा वो जो ब्लॉक्स हमने आपको दिए थे, वो जो हमने आपको ब्लॉक्स दिए थे उनकी मदद से एक्चुअली आपने मेजर करना है, उनकी मदद से आपने मेजर करना है लेंस की थिकनेस को। तो वो एसेंशियली कह रहे थे ना, जब फिगर 3.1 पे अगर आपने कुछ ऐड करना है तो कर दें, तो ब्लॉक का एसेंशियली ये काम नहीं था। ब्लॉक को यहाँ पे नहीं रखना, स्क्रीन के लिए फिर अपना ही होल्डर यूज करेंगे, अपना स्टैंड ही यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रीन के लिए अपना स्टैंड बना देंगे। ये स्क्रीन का स्टैंड बना दिए। मसला यहाँ पे ये था कि लेंस के दोनों साइडों पे आपने ब्लॉक्स रखने थे इस तरह। उन्होंने कहा था कि ये ब्लॉक्स जो हैं वो लेंस के डायमीटर से उनकी ज़्यादा बड़ी हुआ है, तो एक ब्लॉक आपने ऐसे रखना था। क्या मसला हो गया इसके साथ? एक ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे और इसी तरह एक ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे। और फिर ये वाला डिस्टेंस जो है वो आप अपने रूलर से मेजर कर लेंगे। सो दैट्स व्हाट दे वर बेसिकली, दैट्स व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। ठीक है, सो एसेंशियली सेट स्क्वायर के तौर पे इनको यूज करना था। अब आई वांट टू जस्ट चेक दिस, जैसे पिछला एक क्वेश्चन है, ये देखो, फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल, एनी अदर apparatus दैट इज यूजुअली अवेलेबल इन अ फिजिक्स लेबोरेटरी, ये पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो वी कुड मेंशन लाइक इस तरह की अगर बात लिखी होती तो हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से, जो कि बेहतर तरीका है लेंस की थिकनेस मेजर करने का। इसी तरह पिछला क्वेश्चन में जाओ, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो दिया था इसके अंदर भी आपको कुछ चीजें दी हुई हैं, एनी अदर apparatus यूजुअली अवेलेबल इन अ स्कूल लेबोरेटरी। तो अगर ये चीज नहीं लिखी हुई
तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरा एपरेटस नहीं अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें ये ब्लॉक्स को यूज करना था। ठीक है, तो हम टी की थिकनेस का तरीका बताएंगे। आई थॉट के वर्नियर कैलिपर लिख देंगे और 1 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड राइट दिस। प्लेस both blocks on either side of the lens as shown in figure 3.1, full stop. Then use a 30 centimeter ruler to measure the thickness of each lens, full stop. So essentially अब मैं ब्लॉक्स के अरेंजमेंट को बहुत लंबा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बिकॉज उन्होंने कहा था फिगर 3.1 पे बता सकते हैं टू हेल्प योर डिस्क्रिप्शन। तो आई हैव जस्ट टोल्ड द एग्जामिनर गो लुक एट हाउ आई हैव प्लेस्ड द ब्लॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस, एंड देन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है वो रूलर से आपको मिल जाएगी। जो ही अंडरस्टैंड्स माय पॉइंट एंड वी आर नाउ डन। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आखिरी चीज हमें ये करनी थी कि टेबल बनाना था। तो जो हमें टेबल बनाना है उसके लिए हम लिख देंगे रिकॉर्ड द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। रिकॉर्ड द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। अब कभी कभार डेटा टेबल के अंदर सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एफ फोकल लेंथ है, मोस्ट प्रोबेबली सेंटीमीटर में यूज होगी। ठीक है, थिकनेस फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर में यूज होगी। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये एफ जो है वो डायरेक्टली नहीं आया। एफ खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि यू और वी की मेजरमेंट से आया था। तो एक्चुअली मुझे 2 कॉलम्स और ऐड करने चाहिए, एक यू के लिए और एक वी के लिए। एंड प्लीज मेक श्योर ये बात आप लोग को बताई हुई है कि टेबल के अंदर जो भी क्वांटिटी आप लिख रहे हैं तो क्वांटिटी का पूरा नाम लिखें। सो यू कुड राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवर हियर, यहाँ पे आप पूरा फोकल लेंथ लिख सकते थे, यहाँ पे पूरा थिकनेस लिख सकते थे, या उसका जो नोन सिंबल है क्वेश्चन के मुताबिक वो यहाँ पे डाल दिया। साथ में स्लैश डाल के यूनिट, अब अगर आपने मिलीमीटर्स में लिए हैं तो सारे मीटर्स में, मीटर्स में है तो सारे मीटर्स में, अगर सेंटीमीटर्स में तो सारे सेंटीमीटर्स में, उस हिसाब से लेके चलो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीडेड टू डू। ये एक्चुअली मार्किंग स्कीम में ये इतना जरूरी नहीं है जितने ये दोनों ज्यादा जरूरी, ये तीनों ज्यादा जरूरी है। बट द करेक्ट वे वुड बी टू यू और वी और एफ की रीडिंग लिख के फिर टी। एंड में कंक्लूजन अगर निकालने का बोलते कि एफ और टी का रिलेशनशिप क्या, इसकी कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो वी वुड हैव कंपेयर्ड दिस कॉलम विद दिस कॉलम, क्योंकि एफ और टी का रिलेशनशिप डिस्कस करना। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट द कंक्लूजन, सो वी हैव स्कोर्ड ऑल द मार्क्स। हमें 1 मार्क टेबल का मिल गया, 1 मार्क इसका मिल गया है, 3 मार्क इसके मिल गए हैं और 1 नंबर इसका मिल गया है। वी हैव स्कोर्ड 6 मार्क्स। स्पेंड मोर देन हाफ एन आवर, क्लास स्टार्ट करने में भी टाइम ज़्यादा लग गया था। नाउ वी गोइंग टू रैंप अप द स्पीड, और अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आई वांट टू स्पेंड नो मोर देन 10 मिनट्स ऑन ईच क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? जल्दी जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हाइट to which a ball bounces when it is dropped। तो बॉल जब बाउंस कर रही है कहीं से तो कितनी हाइट पे वापस रिबाउंड होगी, ये इस पे उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली बॉल का मटेरियल हो सकता है, बॉल का मास हो सकता है, बॉल का साइज हो सकता है, सरफेस कौन से मटेरियल का बना हुआ है, बॉल को कितनी ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं। दीज आर बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट कैन अफेक्ट। इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल हाउ द हाइट from the ball is affects how the height from which a ball is dropped, from which the ball is dropped affects how high it bounces। तो बाउंस करने की हाइट और हाइट जिससे ड्रॉप किया है, इन ये दोनों आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एसेंशियली तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको प्रॉब्ली इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस वाला बहुत एक्सपेरिमेंट है, लेकिन मसले यहाँ पे मेजरमेंट्स के हैं। हाउ मेनी मार्क्स इज दिस? 6 मार्क्स। वी आर ओनली गोना फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन सेज। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल फजूल में बताने की जरूरत नहीं है जब तक उन्होंने कहा ही नहीं है आपसे। ठीक है, सो द फॉलोइंग एपरेटस इज अवेलेबल। अवेलेबल एपरेटस कौन कौन सा है? balls of different material and sizes, but you have to be very careful with this. Are you going to use the balls of different materials and sizes? Just think about it. Dependent or independent variable, even though यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, but उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल है हाइट जो बाउंस होने के बाद आ रही है।
तो क्या यहाँ पे बाकी चीजों का कांस्टेंट नहीं रखना चाहिए? सो रियली हैव टू थिंक, इवन दो ये आपको डेफिनेटली ट्रिक करने के लिए दी है ये चीज, तो यू विल नॉट यूज द बॉल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड साइजेस, यू विल एक्चुअली यूज द सिंगल बॉल थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ये बहुत जरूरी होगा, वरना फिर आपके एक्सपेरिमेंट में ये वेरिएबल अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आपका फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। शीट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, अगेन दिस इज, यू आर नॉट गोना यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। आप एक ही टाइप का फ्लोर यूज करेंगे, वरना तो काम आपका खराब हो जाएगा। सेम टाइप एक ही फ्लोर चूज कर लो, उसी के साथ पूरा रिपीट करोगे। एंड देन कॉमनली अवेलेबल एपरेटस, फिजिक्स स्कूल लेबोरेटरी के अंदर जो यूजुअली अवेलेबल एपरेटस है वो है। सो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जितने एपरेटस आपको पता है वो सारे आपके पास अवेलेबल। एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू नॉट रिक्वायर्ड टू डू द एक्सपेरिमेंट, यू शुड लिस्ट एनी। और जब भी ये बात लिखी होती है ना, तो हमेशा वो एडिशनल एपरेटस के बारे में पूछते हैं। सो एडिशनल एपरेटस हमने मेंशन करना है कि क्या क्या हमें चाहिए होगा, क्योंकि मीटर रूल, ये वर्नियर कैलिपर, या जो भी हमें चाहिए, मास बैलेंस वगैरह सब मेंशन करना है। स्टॉप वॉच चाहिए, वॉट एवर, कैमरा, ब्ला ब्ला ब्ला। इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सो स्टेप्स बताने हैं, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स इस चीज के होंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। अब इसके को वैसे इतने लंबे मार्क्स नहीं, सिंपल सिंपल सही है। प्रिकॉशन बताएं टू इंश्योर दैट हाइट ऑफ बाउंसेस आर रिपीटेबल। तो क्या प्रिकॉशन बतानी जिससे हमारा रिपीटेबल रिजल्ट्स आए हमारे पास? कंट्रोल वेरिएबल्स, यानी कि कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। टेबल ड्रॉ करना है विद कॉलम हेडिंग्स, ऑब्वियसली रीडिंग्स उसमें नहीं डालनी। एंड देन हाउ टू एनालाइज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। तो यहाँ पे ये नहीं, कंक्लूजन बतानी नहीं है, मतलब हमें ये नहीं बताना कि एक हाइट इंक्रीज करने से दूसरी हाइट भी इंक्रीज होगी, ये नहीं बताना। बताना ये है कि डेटा को देखना, क्या डेटा में क्या चीज देखनी है, बस सिंपल सी ये बात बतानी, क्या क्या किस चीज का ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सो ड्रॉ डायग्राम if it helps your explanation. So let's just go and do the whole thing. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम जो है वो डायग्राम के बगैर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इट डजंट हैव टू बी देयर, बट आपके मेथड को एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बगैर डायग्राम के कर सकते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू इट। तो अब आपने सारे पॉइंट्स के बारे में सोचना है। एडिशनल ऑपरेटर्स आपको क्या क्या चाहिए होगा, चलो थिंक अबाउट दिस एंड गिव मी द आंसर इन द चैट। एडिशनल ऑपरेटर्स आपको क्या क्या चाहिए होगा? जिस साइड से ड्रॉप कर रहे हैं और जिस साइड पे बाउंस कर रहे हैं, यही दो चीजें आपको चाहिए। डू यू नीड लाइक सेपरेट रूलर्स फॉर दिस? प्रॉब्ली जस्ट नीड वन रूलर, जिसके साथ ये काम हो जाएगा। बट रूलर आपका जो होगा वो आपके हाथ में नहीं रखा हुआ होगा, लाइक इफ यू प्रैक्टिकल अबाउट इट, तो एक स्टैंड से सस्पेंडेड होगा रूलर। डज दैट मेक सेंस? सो रूलर की आपको डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत होगी। यहाँ पे अपने पेंसिल से नोट्स बना लो, फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म में एंड में आंसर लिख लोगे, ठीक है। सो यू गोना से a meter rule will be used to measure the height from which the ball is dropped and also the height to which the ball bounces. Full stop. This meter rule should be clamped from a retort stand and bows. खाली रिटॉर्ट स्टैंड भी लिख दो तो काफी, ठीक है। ये हो गया। इस चीज को तुम डायग्राम की फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेथड के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म करना है, तो आपने उसके अंदर फिर जो हाइट की मेजरमेंट लेनी है वो कैसे लेनी है, वो भी अगला पॉइंट भी इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात है कि बॉल को ड्रॉप करना है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो बाउंस वाली हाइट है वो मेजर करनी है, और फिर इस चीज को रिपीट करना है विद डिफरेंट हाइट्स। तो ये वाली हाइट जो है वो बार बार चेंज करनी है, ताकि ये वाली हाइट की रीडिंग्स जो है वो आती रहे, राइट। तो अब हम अगला पॉइंट बता देंगे। ड्रॉप द बॉल फ्रॉम अ मेजर्ड हाइट, कॉमा, measure the maximum height to which the ball bounces back for the first time. Full stop. Repeat this experiment
for different heights from which the ball is released. Full stop. This is like the overview of the procedure. इसके आपको 1 मार्क मिल गया, मतलब कि पूरा essentially मेथड हो गया। लेकिन अब इसमें प्रिकॉशन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप नेकेड आई से मेजर करने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच, क्योंकि बॉल जब जहां से पहली वाली हाइट मेजर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जहां से बॉल को आप रिलीज कर रहे हैं, बट जहां पे बॉल बाउंस बैक कर रही है उसको मेजर करना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा इफ यू ट्राई टू डू दिस with the naked eye. So what is the best possible? But if you're doing with the naked eye, तो then you can say कि इसके अंदर repeating और averaging करें। मतलब हर एक हाइट जहां से आप रिलीज कर रहे हो उसके लिए जो बाउंस वाली हाइट है उसको 2 दफा या 3 दफा मेजर करके उसकी एवरेजेस लो, ताकि कुछ रिलायबल रिजल्ट्स आ जाए। या फिर आप ये बोलो कि अपनी आई साइट को स्केल के साथ, रूलर के साथ परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करो ताकि पैरेलक्स एरर ना आए। ठीक है। उसके बाद हम ये बात भी कह सकते हैं कि बॉल को जब आप थ्रो कर रहे हैं तो बॉल को थ्रो नहीं करना, रिलीज करना है विद मेकिंग श्योर कि बॉल को आप एक्स्ट्रा कोई पुश भी नहीं दे रहे और आपका हाथ मूव नहीं कर रहा। सो फ्रॉम स्टेडी हैंड आपने रिलीज करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। बट आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स इज अ स्लो मोशन कैमरा। अग्रीड। स्लो मोशन कैमरा जो कि हर फोन में होता है, इजीली आप उससे वीडियो बना सकते हैं एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अग्रीड। Ball should be released with the same force. I would say the ball should be released without applying any force at all. Ball should be released without applying any force. आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो कैमरा वाला बेस्ट ऑप्शन लगता है, तो आई एम जस्ट गोना राइट दैट वन। आई एम गोना से instead of measuring the heights with the naked eye, comma, we should use a slow motion camera and record the video. Full stop. The video can be played back and can be paused at different frames to accurately measure the height from which the ball was dropped and also measure the height to which the ball bounced. Full stop. So इस बात को इतना लंबा करके लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज ऑफ वीडियो को डिस्क्राइब कर देना है। जस्ट डोंट से कि बस यूज अ वीडियो कैमरा, जस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। पॉज करके देखेंगे आप, एंड दैट मेक्स कॉमन सेंस। बॉल आपने डिफरेंट उसको स्लो मोशन में लेके जा रहे हो तो डिफरेंट फ्रेम्स पे आप उसे पॉज करोगे, फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करोगे एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड कि बॉल मैक्सिमम हाइट तक कहाँ गई थी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, एक और भी चीज होती है, एक कॉमन सेंस की अगर मैं बात बताऊं कि बॉल के किस पार्ट को आप देख रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अगर लेट्स से दिस इज योर मीटर रूल, दिस इज योर फ्लोर एंड दिस इज द बॉल बाउंसिंग। अब जब ये बॉल आप रिलीज कर रहे हैं तो आप बॉल के बॉटम को देख रहे हैं या बॉल के टॉप को देख रहे हैं या बॉल के मिडल को देख रहे हैं। द बेस्ट वे वुड बी टू लुक आई थिंक एट द टॉप। बॉल के टॉप को देख लें या बॉटम को, इनमें से किसी एक को देख लें। मिडिल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सो लेट्स से टॉप वाली चीज को आप मेजर कर रहे हैं, तो जो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जा बाउंस करके मैक्सिमम हाइट तक जहां तक भी आ रही है, तो आपने उसको जब पॉज करना है तो उसके बाद आपने रीडिंग कौन सी लेनी है, ये वाली लेनी है, और हर बार फिर आपने टॉप की ही रीडिंग लेनी है। तो जस्ट मेजर द सेम पार्ट ऑफ द बॉल एवरी सिंगल टाइम। ठीक है। अगेन अ डायग्राम वुड रियली हेल्प ओवर हियर, बट आई थिंक हम थोड़ा अपना टाइम बचाते हैं। ये हमारा प्रिकॉशन का एक ही नंबर था, तो हम इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस जो हैं और कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर रियली फाइन। अगर हम नेकेड आई से मेजर कर रहे होते तो हम 2-3 प्रिकॉशंस दे सकते थे। आई साइड को परपेंडिकुलर रखें, सेम पार्ट ऑफ द बॉल को मेजर करें। यू कैन टेक द बॉटम पार्ट एज वेल, बट देन यू टेक द बॉटम पार्ट फॉर एवरी सिंगल एक्सपेरिमेंट, और बाउंस हाइट और रिलीज हाइट दोनों के लिए फिर बॉटम ही देखोगे। ठीक है। So if you were doing this with your naked eye, then there were a lot of precautions that you could state. But if you, because you're doing it with video, तो बहुत सारे मसले आपके वैसे ही हल हो गए। ठीक है। Now control, कौन सा वेरिएबल कंट्रोल करना है? There's actually more than one variable that you can control. यहाँ पे भी S लिखा हुआ है, variables। तो एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने ये 2 पॉइंट्स आपके लिए मेंशन ही इसलिए किए थे, तो यू शुड पे स्पेशल अटेंशन कि आपने हर एक्सपेरिमेंट में सेम बॉल यूज करनी है, सेम मटेरियल की, एंड द सेम टाइप ऑफ फ्लोरिंग एवरी टाइम। ठीक है। सो for the entire experiment, use the same ball and the same type of floor covering. Full stop. ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इसके मैं क्या कहते हैं, 1 मार्क दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों बातें मेंशन करो। ठीक है। उसके बाद
अमाउंट ऑफ फोर्स वाली बात जो है वो एसेंशियली उस प्रिकॉशन के अंदर आ गई कि जहां से आप बॉल को रिलीज कर रहे हो उसे आपने रिलीज करना, फोर्स उस पर लगानी ही नहीं है, यानी कि यू नीड टू रिलीज द बॉल विदाउट अप्लाइंग एनी एडिशनल फोर्स, सो दैट्स नॉट एक्चुअली अ वेरिएबल ओवर हियर। ठीक है, बाकी जिस हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं वो तो आपने चेंज करनी ही करनी है, तो वो तो कांस्टेंट रखना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, अब उन्होंने हमें कहा टेबल बनाना है, तो एसेंशियली यार तो आपका सिंपल काम ये है कि आपने बस इन पॉइंट्स को गो थ्रू करना है, और इन पॉइंट्स को गो थ्रू करोगे और इनको कंप्लीट करते जाओगे जितनी डिटेल में मेंशन करोगे, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो वी हैव आई थिंक ऑब्वियसली स्कोर्ड 4 out of 6 मार्क्स ऑलरेडी। नाउ ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स, तो रिकॉर्ड द रीडिंग्स इन द फॉलोइंग टेबल, and what the table would look like is it's just two heights here. It's literally just two heights. There's nothing else that you need to measure over here. आप लेबल करते अगर डायग्राम को और रिलीज हाइट को आप h1 बोल देते, बाउंस होने वाली हाइट को h2 बोल देते, तो यू कुड हैव रिटन दैट ओवर हियर एज वेल। आई एम गोना गो विद सेंटीमीटर्स बिकॉज इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में सेंटीमीटर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एंड बाउंस हाइट एंड दिस इज लाइक मोर देन इनफ, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूनिट्स लाजमी हमेशा मेंशन करने होते हैं। अब एनालिसिस क्या करना है, हमने कह देना है, या तो ये कह दो कि इस कॉलम को इस कॉलम से कंपेयर करें और देखें कि इसको चेंज करने से इस पे कोई चेंज आता है या नहीं, बस इतनी सी बात करनी। सो कंपेयर द रिलीज हाइट विद बाउंस हाइट एंड सी इफ चेंजिंग द रिलीज हाइट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ बाउंस हाइट, दैट्स इट। या फिर आप ये भी कह सकते हो सिंपली कि बाउंस हाइट और रिलीज हाइट का ग्राफ प्लॉट कर दो, इसको वाई एक्सिस पे इसको एक्स एक्सिस पे, एंड सी कि ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है या वट एवर, लाइक ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो क्या कहेंगे हम, ग्राफ प्लॉट करने वाली बात जरा ज्यादा आसान है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ बाउंस हाइट ऑन द वाई एक्सिस and release height on the x-axis, full stop. Analyze the shape of the graph to determine the relationship between both heights, full stop. अब वो क्या शेप आएगी ग्राफ की हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, हम इतनी प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली कि पॉजिटिव ग्रेडियंट आएगा, यानी कि जो ग्राफ बनेगा इट वुड लाइकली बी काइंड ऑफ लाइक दिस, बट हमें इसकी बिल्कुल फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे नॉट सेइंग आप कंक्लूजन निकालें, वो ये कह रहे हैं कंक्लूजन कैसे निकालनी है, बस उसका तरीकाकार बता दें। आर वी गुड? सो दैट वाज लाइक वन मोर क्वेश्चन। एक और सवाल करते हैं, थर्मल फिजिक्स से रेलेवेंट है, लेट्स डू दिस वन। अगेन बहुत लंबी नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे आंसर्स ही रखेंगे, विल स्टिक टू व्हाट दे आर सेइंग। इसके बाद हम कुछ आईजीसीएसई के पेपर्स से भी क्वेश्चंस देखते हैं फिर उसके बाद। लेट्स ट्राई एंड डू दीज टू एज क्विकली एज पॉसिबल। Student uses an electrical heater to heat the beaker of water. She notices that the time taken to heat the water changes when the voltage across the heater is changed. Figure 4.51 shows part of her setup. So partially उन्होंने दिखाया है। Power of the heater is given by the calculation VI, where V is the voltage, I is the current. You're well aware of this already. Investigation to determine the relationship between power, so P, and time taken to heat a beaker of water. लेकिन अब पानी को कितना हीट करना है ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। सो टाइम और पावर का आप रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, तो पानी को जो हीट करें, पानी का जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है, इसका मतलब आपको हर बार सेम रखना पड़ेगा। मेक सेंस? बिकॉज पानी को हर बार डिफरेंट अमाउंट तो हीट नहीं करना ना हमने, टाइम और पावर का रिलेशनशिप लगा रहे हैं, तो आप पानी का इनिशियल टेम्परेचर हर बार सेम रखेंगे और फाइनल टेम्परेचर जो भी आप डिटरमिन करेंगे कि लेट से 20 से 50 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है या 20 से 60 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो फिर आप उसका टाइम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, अब अवेलेबल एपरेटर्स उन्होंने बता दिया, एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर सप्लाई, बीकर, हीटर, थर्मोमीटर, स्टॉप वॉच, एंड यूजुअली अवेलेबल apparatus इन द लेबोरेटरी, वो भी दिया हुआ। ठीक है, डायग्राम बनाना है, फिगर 5 वाला डायग्राम कंप्लीट करना है एक्चुअली। ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम को ही कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन, सो स्टेप्स बताने हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स बताने हैं, टेबल बताना है कॉलम हेडम्स के साथ, हाउ यू वुड यूज द रिजल्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी बातें बतानी है।
तो पहले अगर आप डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको हीटर के साथ पावर सप्लाई लगानी है, लेकिन वेरिएबल पावर सप्लाई का आप लोगों को सिंबल पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए, ये सिंबल होता है। ये एमीटर हो गया आपका, ये वोल्टमीटर हो गया पैरेलल में, राइट? एमीटर वोल्टमीटर हो गया। स्टॉप वॉच आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके हाथ में होगी। और आई थिंक व्हाट वी एक और चीज जो हमें बनाने की जरूरत है, अब वो है थर्मामीटर। इसको लेबल कर दो। ये क्लास हो सकता है मुझे बीच में जो है वो रोकनी पड़े, ठीक है? और फिर मैं आधे पौने घंटे बाद आप लोग की सेकंड हाफ में क्लास दोबारा लूँ, बिकॉज यार मुझे आज करवाना है, तो मैं हो सकता है सेकंड हाफ में क्लास दोबारा से लूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके और फिर इसके बाद हो सकता है हम बाकी के 5-6 क्वेश्चन और करें, बट सेकंड हाफ ऑफ द क्लास में। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी आपको, अपने लिए मेंटल नोट बना लो। डायग्राम में बनाने की वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? आई थिंक ये वाले जो क्वेश्चन है प्लानिंग क्वेश्चन, दे शुड टेक यू 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। बट थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम भी लगा रहे हो तो 15 मिनट। सबसे एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला, जो 10 से 15 मार्क का होता है, उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो डायग्राम आपने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज डन। ठीक है, बेसिकली मेंशन्ड एवरीथिंग दैट वी नीडेड टू मेंशन। ओके, उसके बाद हमें कहना है कि हाउ यू वुड डू द इन्वेस्टिगेशन। तो मैं हर बार अब जो चीज़ चेंज करनी है वो पावर सप्लाई का पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को चेंज करना है, और उससे पावर हर बार चेंज होगी। पावर चेंज होगी तो फिर टाइम हर बार डिफरेंट आएगा, टेम्परेचर जो है वो हमें फिक्स करना है। तो अब हम इस बात को मेंशन करते हैं, ठीक है जी? क्या बताएंगे हम? द potential difference will be measured using a voltmeter, whereas the current will be measured using an ammeter. These two will be multiplied to calculate the power of the heater, full stop. A thermometer will be used to measure the initial and the final temperature of the water, full stop. And a stopwatch will be used to measure the time taken for the water to go from its initial temperature to its final temperature, full stop. The experiment must be repeated with 5 to 6 different values of potential difference and current, full stop. ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया एक तरह से। अब इसमें अभी टेम्परेचर कौन सा इनिशियल और फाइनल रखना है वो हम या तो खुद बता देंगे, अप्रोप्रिएट वैल्यू भी आप बता सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये बोल दें कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हर बार सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बात को मेंशन करेंगे। अब असेंशियली हमने मेथड डिस्क्राइब कर दिया है, यानी बेसिकली इसको 2 से 3 नंबर आपको मेथड के मिल गया अंदाजन। और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप बताएंगे कि कौन सी चीजें कांस्टेंट रखनी है। कंट्रोल वेरिएबल उन्होंने आपको वेरिएबल्स बोला, तो प्रॉब्ली एक से ज्यादा आंसर है। तो पानी का अमाउंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और टेम्परेचर भी। ठीक है, सो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी सेम। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर must always be the same, for example 25 degrees Celsius, full stop. The final temperature of the water must also always be the same,
For example, 60 degrees Celsius. Full stop. As soon as the water reaches this final temperature, the stopwatch must be stopped. Full stop. Also, the volume of water for all readings must be kept the same. Full stop. अब हम टेबल वाले पार्ट पे आएंगे। अब टेबल वाले पार्ट में वैसे तो देखा जाए तो पावर जो कि वॉट्स में होती है और टाइम जो कि प्रोबेबली आप यहाँ पे मिनट्स में ले लोगे। आई मीन यू कुड टेक दिस इन सेकंड्स एज वेल। लेकिन यहाँ पे दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट पावर आपकी डायरेक्टली नहीं आई ना, हीटर की पावर आपके पास डायरेक्टली नहीं आई। आपकी पावर आई है वोल्टेज से और करंट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वोल्टेज का सिंबल है और ये उसका यूनिट भी वही है, वोल्ट्स। करंट इन एम्पेयर्स, पावर इन वॉट्स, टाइम इन मिनट्स, सेकंड्स भी कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू, बट आवर्स डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है जी, अप्रोप्रिएट यूनिट्स डाल दिया। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कंक्लूजन निकाले, उन्होंने कहा हाउ यू वुड रीच अ कंक्लूजन बाय लुकिंग एट योर रिजल्ट। तो यू कैन से कि इन दोनों कॉलम्स के रिजल्ट्स को कंपेयर कर लें, या फिर आप आसान तरीके से कह सकते हैं पावर और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर लें। टू रीच अ कंक्लूजन, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ पावर अगेंस्ट टाइम and analyze the shape of the graph. Full stop. All right, ये हो गया हमारे पास एक और प्लानिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब और से बात सुनो, हम क्या करेंगे, आज समझ लो हमारी आज की क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, सो वी आर नॉट गोना टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड नाउ। हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस यानी कि ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास एक और रखेंगे, बट शॉर्टली आफ्टर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं IGCSE के पेपर से करूंगा, क्योंकि अब ये ओ लेवल के क्वेश्चन से टेक्निकली ऑल्दो दे आर द सेम, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो मैं बाकी के क्वेश्चंस करूंगा वो IGCSE वाले पेपर्स में से करूंगा। Farah Yusuf, sir, graph वाले question में would they tell us which graph to plot? Yeah, obviously. If you have done any practice, you should know कि they exactly tell you कि आपने कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, वो आपको exactly बताते हैं। So अगर अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं की है तो कर दो। सही, तो इसके बाद हम कुछ प्लानिंग क्वेश्चंस और करेंगे, बट और IGCSE के 2024 और 23 वाले पेपर्स में से कर लेंगे। सो टोटल मिला के तकरीबन 12 वेरिएंट्स बनते हैं, बट हम एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस तो करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ दोबारा कब क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।